यूक्रेन आने वाले महीनों में यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है, लेकिन एक हाइब्रिड मॉडल के तहत जिसमें यूरोपीय देशों की आपसी रक्षा शामिल है, लेकिन कीव को यूरोपीय संघ में पूर्ण मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। विशेष रूप से जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में तथाकथित सरलीकृत सदस्यता और प्रतीकात्मक लाभ देने का प्रस्ताव दिया है। फ्रेडरिक मर्ज और इमैनुअल मैक्रों के अनुसार कीव को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपसी रक्षा का प्रावधान हो सकता है। एक तरफ यूक्रेन के लिए ये भविष्य में पूर्ण सदस्यता का सीधा रास्ता है और यूरोप के लिए ये यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं से वास्तविक सुरक्षा है, क्योंकि यूरोपीय सेनाएं वस्तुनिष्ठ रूप से बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, नीचे कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको चैनल सपोर्ट करने के तरीके भी मिलेंगे। मैं आपके डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के लिए आभारी रहूंगा। तो व्लादिमीर जेलेंस्की के जोरदार यूरोपीय दौरे के बाद जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन को सदस्यता की तैयारी के चरण में प्रतीकात्मक रियायतें देने का आह्वान किया है, जिसमें कृषि सब्सिडी शामिल नहीं होगी, ईयू और मतदान का अधिकार। ये कीव की उन उम्मीदों के अनुरूप नहीं है जिसमें रूस के साथ संभावित शांति समझौते के बाद तेज सदस्यता की आशा की जा रही थी। आज इस पर फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कीव को यूरोपीय संघ में सरलीकृत या हाइब्रिड सदस्यता मिल रही है। लेकिन फिर इसका मतलब क्या है, आइए अब समझते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूरोपीय संघ में सदस्यता को प्रमुख लाभों में से एक मानते हैं, इसलिए वे 2027 में यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करते हैं। हालांकि यूरोपीय संघ के सबसे बड़े सदस्य देशों ने यूरोपीय आयोग के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें धीमी और नौकरशाही प्रक्रिया को तोड़कर कीव को जल्दी लाभ देने की बात कही गई थी। यहां मैं समझाता हूं। इससे पहले यूरोपीय संघ के कुछ देशों और सबसे पहले यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन को एक सरल और तेज प्रक्रिया देने का आग्रह किया था, लेकिन हर कोई इस प्रस्ताव से खुश नहीं था। सबसे पहले फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया, जिन्होंने अपनी ओर से एक विकल्प पेश किया। अब जर्मनी और फ्रांस के प्रस्ताव, जो अलग अलग दस्तावेजों में हैं और जिनकी जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने ली, कीव की उस उम्मीद को खत्म कर देते हैं कि युद्ध से पीड़ित देश को ब्लॉक में शामिल होने के लिए आवेदन करते समय कोई विशेष दर्जा दिया जा सकता है। विशेष रूप से जर्मनी सहयोगी सदस्य का दर्जा चाहता है, जिसमें कीव मंत्रियों और नेताओं की बैठकों में भाग ले सकेगा, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा और यूरोपीय संघ के साझा बजट से धन प्राप्त करने का स्वचालित अधिकार भी नहीं मिलेगा। यानी मानो यूरोपीय संघ का सदस्य हो पर वोटिंग अधिकार नहीं है। फ्रांस इस तरह की अंतरिम सदस्यता को एकीकृत राज्य का दर्जा कहता है, जिसके तहत साझा कृषि नीति और यूरोपीय वित्त पोषण तक पहुंच बाद के लिए टाल दी जाती है। ऐसी नीतियों जैसे एकता नीति को यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद की अवधि तक टाल देना चाहिए। यहीं एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की चुनावी हार, जिन्होंने यूक्रेन की सदस्यता वार्ता शुरू करने पर वीटो लगाया था, ने प्रगति की कुछ उम्मीद जगाई है। लोगों को लगा कि अब कोई रुकावट नहीं है, ऑर्बन चले गए हैं, तो वार्ताएं शुरू कर यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए। हालांकि यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्य देशों को यह गंभीर चिंता है कि यूक्रेन और अन्य उम्मीदवारों को तेजी से यूरोपीय संघ में शामिल करने से ब्लॉक की राजनीतिक गतिशीलता कमजोर हो जाएगी और सदस्यता का महत्व कम हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो विक्टर ऑर्बन बस वही थे जो सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ये काम छुप कर रहे थे। तो वे इस बहाने के पीछे छुप रहे थे कि सुनिए, यूरोपीय संघ की सदस्यता कोई बहुत ऊंची चीज है, इसलिए इसे ऐसे ही किसी को नहीं दी जा सकती। यूक्रेन जैसे देशों को कुछ साल परेशान करना चाहिए ताकि वे समझें कि यूरोपीय संघ में शामिल होने पर उन्हें क्या मिलेगा। और अब यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कीव को डर है कि सदस्यता की कोई भी नरम अवधारणा यूक्रेनी जनता द्वारा असली सदस्यता के खराब विकल्प के रूप में देखी जाएगी। मर्ज और माक्रों के कुछ प्रस्तावित तत्व उपयोगी हो सकते हैं।
फ्रैंको जर्मन प्रस्ताव तब सामने आए जब आयोग द्वारा प्रस्तावित तथाकथित उल्टे विस्तार की अवधारणा को लगभग सर्वत्र खारिज कर दिया गया, जिसमें यूक्रेन को सभी यूरोपीय संघ के मानदंडों को पूरा किए बिना पूर्ण सदस्यता देने का प्रावधान था। और फिर जैसे जैसे इन मानकों को विभिन्न नीति क्षेत्रों में हासिल किया जाए, वैसे वैसे वित्तीय और अन्य लाभों को धीरे धीरे प्राप्त करना। यूरोपीय आयोग की सोच और पेरिस तथा बर्लिन की अवधारणाओं के बीच मुख्य अंतर ये है कि यूक्रेन कब यूरोपीय संघ के सदस्य नियुक्त कर सकेगा और ब्लॉक की निर्णय लेने वाली परिषदों में मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकेगा। जर्मनी के प्रस्ताव के अनुसार नया दर्जा अपने नाम की वजह से प्रतीकात्मक महत्व रखेगा और इसे यूरोपीय संघ के नेताओं के राजनीतिक फैसले से जल्दी दिया जा सकेगा, जिससे लंबी प्रक्रियाएं टल जाएंगी। और अब आगे एक दिलचस्प बात है, सदस्यता का एक नरम विकल्प यूरोपीय संघ की आपसी रक्षा की धारा को शामिल करेगा, जिसे यूक्रेन के लिए एक प्रमुख लाभ के रूप में देखा जाता है, खासकर जब निकट भविष्य में नाटो की सदस्यता की संभावना नहीं है। इस धारा को साधारण राजनीतिक घोषणा से लागू किया जा सकता है। हालांकि यूरोपीय संघ के बजटीय संसाधनों का स्वतः उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाय यूक्रेन धीरे धीरे वार्ताओं की प्रगति और संक्रमणकालीन नियमों के अनुसार ईयू की वित्त पोषण योजनाओं से जुड़ता जाएगा। मतलब सबसे पहले यूक्रेन को हाइब्रिड तरीके से स्वीकार किया जाएगा। यूरोपीय संघ यूक्रेन को ईयू का सदस्य तो मान लेता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार और यूरोपीय संघ के बजट तक पहुंच नहीं देता। जैसे जैसे यूक्रेन शर्तें और सुधारें पूरी करेगा, उसे ये अधिकार मिलते जाएंगे। अभी तो यह प्रस्ताव है कि पहले यूक्रेन सभी शर्तें, सभी सुधार, सभी क्लस्टर वगैरह पूरा करे और उसके बाद ही सदस्यता को लेकर बातचीत शुरू होगी। मतलब समझिए, ये उल्टा प्रोसेस है। पहले सदस्यता दी जाती है क्योंकि यूक्रेन ने पहले ही काफी सुधार किए हैं, सदस्यता मिलती है, लेकिन उसके बाद यूरोपीय संघ की सारी सुविधाएं और फायदे पाने के लिए और भी ढेर सारे सुधार करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान देने वाली है कि दोनों देश, जर्मनी और फ्रांस, ये जोर देते हैं कि ये आसान किया गया वर्जन पूर्ण सदस्यता का विकल्प नहीं है, बल्कि बर्लिन के शब्दों में सदस्यता की ओर एक आसान और महत्वपूर्ण रास्ता है जो इस दिशा में एक त्वरक की भूमिका निभाएगा। पेरिस ने भी यही बयान दिया है। लेकिन यहां आपसी रक्षा का सवाल है। यह सवाल स्पष्ट रूप से एक छुपा हुआ अर्थ भी रखता है, क्योंकि यूरोप द्वारा यूक्रेन की मदद के अलावा इसका मतलब उल्टा भी है, यानी यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा यूरोप की मदद। सोचने वाली बात है कि पेरिस और बर्लिन यूक्रेन के यूरोपीय संघ में प्रवेश की ऐसी ही अवधारणा को इतनी सक्रियता से क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां लिखा है चैनल एलेक्सेई पेचिए को सपोर्ट करें। आप सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। अपना ख्याल रखें। अलविदा।